द हुड के लास्ट एपिसोड में हमने बहुत ब्रीफ एक देखा था डोरेमोन का ओरिजिन, जिसमें हमें बताया गया था कि डोरेमोन कौन है, उसकी स्पीसीज के लोग कौन है और वो कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल बना है। लेकिन दूसरी तरफ हम साथ में ये देखते हैं कि डोरेमोन से जो है अब उसने पीछे छुड़वाने का सोच लिया था और वो उसका क्लॉक नहीं पहन रहा था। लेकिन फिर भी हमने देखा कि डोरेमोन ने अब अपने अलग तरीके ढूंढ लिए कि वो उससे बगैर क्लॉक के भी बात कर सके। और अब जो है पार्कर रॉबिन्स और ज़्यादा परेशान हो गया है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि कंट्रोलर नाम का जो विलन होता है वो व्हाइट फैंग को अपने जाके सारे गैजेट देता है ताकि वो जो है द हुड का काम तमाम कर सके। अब आगे हम यहाँ से जो है ब्रेकिंग क्रू के कुछ मेंबर जॉन और दूसरे लोगों के साथ शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ पे आग के पास खड़े हुए होते हैं। और ये लोग भी आज बेसिकली यहाँ पे जो है द हुड के बारे में बुराइयाँ वगैरह कर रहे हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है। कुछ लोग उसकी साइड पे और कुछ लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन वहीं पे फिल ड्राइवर बोलता है कि मेरे ख्याल से जॉन तुम ये सारी जाके खबर बॉस को तो नहीं लगाने वाले ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम यहाँ सिर्फ खड़े होकर मजाक मस्ती कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइम तो पास करना ही है। तो जॉन बोलता है कि हाँ वैसे भी आजकल जो मैं उसको कहता हूँ वो मेरी सुनता कहाँ है, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ। लेकिन देखो सामने लगता है कि हमारा जहाज आ गया है जिसका हमें इंतजार था। और इस तरह जॉन बोलता है कि तुम लोग सब जानते हो तुम लोगों को क्या करना है, स्क्विड मैन फिश तुम लोग जाओ स्विम करते हुए जहाज के पास उसका कंट्रोल हासिल करो, उसके बाद आके हम उस पर कब्जा कर लेंगे। तो ये लोग अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक एक मिशन पे आए हुए जहाँ पे इनकी थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह चल रही है। यहीं से हम ब्रुकलिन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि पार्कर जो है आज भी अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, अपनी बेटी को खाना वगैरह खिला रहा है और ये सब बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। और हम देखते हैं कि इनकी खुशी के अंदर एक बहुत जल्द दरार पड़ने वाली है और वो दरार हम देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग से खड़ी हुई व्हाइट फैंग जो है उसके ऊपर नजर रख रही होती है। वो जानकर ये पार्कर रॉबिन्स कहाँ रहता है, उसके बच्चे और इसकी बीवी कौन है। और ये आप समझ सकते हैं कि बात कोई खतरे से कम वाली बात तो है नहीं। लेकिन इसके अगले दिन हम लोग शिफ्ट होते हैं पार्कर रॉबिन्स और उसकी फैमिली की तरफ जहाँ पे वो अपनी माँ को गाड़ी के अंदर ले जा रहा होता है और सब यही पूछ रहे होते हैं कि तुम आखिरकार हम सबको लेके कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि तुम लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा सरप्राइज रखा है और मुझे लगता है कि तुम लोगों को वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स ने एक बहुत बड़ा सा ज़बरदस्त किस्म का घर लिया होता है और उस घर पे अपनी माँ और अपने बीवी बच्चों को लेकर आ रहा होता है। मतलब आप देख रहे हैं कि एक विलन की लाइफ में समझ लीजिए ये कुछ पल की खुशियाँ हैं जो उसको मिलना शुरू हुई हैं। लेकिन इन सारी खुशियों के पीछे जो हाथ है वो डोरेमोन का है। डोरेमोन इस तरह ही लोगों को जो है अपने वश में करता है कि उनकी चाहतें जो होती हैं उनको पूरा करता है ताकि डोरेमोन के ऊपर उनका बिलीव रहे और वो जब चाहे उनके ऊपर आ सके। और हम यहाँ पे भी ये देख रहे हैं कि इसकी फैमिली वगैरह बहुत ज़्यादा खुश होती है। मतलब ये एक इतना बड़ा घर होता है जितना इन लोगों ने कभी सोचा नहीं। तो बोलती है कि पार्कर मैं तुमसे सीरियसली पूछना चाहूँगी, मतलब ये सब तुम्हारे पास आया कहाँ से? तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं रात रात भर जो घर से गायब रह रहा था सिर्फ ऐसे ही रह रहा था? जी नहीं, मैं ये सब करने के बारे में ही सोच रहा था। मुझे ज़िंदगी में कुछ करना था, कुछ आगे बढ़ना था, इसके लिए ही मैंने वो सारे सेक्रीफाइस वगैरह दिए थे। तो वो बोलती है कि सच में तुम श्योर हो इस बारे में, क्योंकि ये प्लेस ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके सारे के सारे रेंट वगैरह मैं भर चुका हूँ, तुम बस यहाँ पे रहो और मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय करो। इतने सारा पार्कर शीशे की तरफ देखते हैं लेकिन शीशे में उसको अपनी परछाई नहीं बल्कि डोरेमोन की दिख रही होती है, क्योंकि अब डोरेमोन जो है आहिस्ता आहिस्ता द हुड के ऊपर हावी होना शुरू हो चुका है। और बोलता है कि हे सारा, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि तुम लोग को तो घर दिखा दिया मैंने, तो हम लोग कल दोबारा काम के बाद आते हैं क्योंकि इस वक्त मुझे काम पे जाना है। और इस तरह देखते हैं कि पार्कर जो अपने सेफ हाउस 3 की तरफ आ रहा होता है। लेकिन आज जैसे कि यहाँ पे बारिश हो रही है तो ज़मीन पे जो पानी पड़ा हुआ होता है उसके अंदर भी उसको अपनी परछाई नहीं बल्कि सिर्फ डोरेमोन की परछाई दिख रही होती है। लेकिन पीछे मैडम मास्कियो खड़ी होती है और बोलती है कि तुम्हें देर हो गई है। तो द हुड बोलता है कि नहीं, मुझे देर नहीं हुई है, मेरे ख्याल से तुम जल्दी आ गई हो। और इस तरह देखते हैं कि वो दोनों अंदर जाते हैं और वो बोलता है द हुड मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सारे के सारे तो नहीं बल्कि आधे लोग मौजूद हैं और आधे लोग उस बेसमेंट के अंदर है तुम्हारे उस न्यू हायरिंग के साथ उसकी कुछ मदद वगैरह कर रहे हैं। तो बोलता है कि अच्छा वो यहाँ पे पहुँच भी गई इतनी जल्दी, और उसने उनकी मदद करना शुरू भी कर दी, चलो देखते हैं जाके नीचे हो गया रहा है। और इस तरह देखते हैं कि वो लोग अपने सेफ हाउस की बेसमेंट की तरफ जाते हैं सीढ़ियों से। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हो ये रहा होता है कि सटाना जो है उसको द हुड ने अपनी टीम में हायर कर लिया है और चूँकि अब वो यहाँ पे आ चुकी है तो अपना सारा का सामान यहाँ पे शिफ्ट करवा रही होती है। यहाँ पे एक किस्म का
अपना घर बना रही होती है ताकि वो यहाँ पे बैठ के सुकून से इसके हुड के बारे में पता लगा सके और डरमामू से इसका कैसे पीछे छुड़वाना है वो सब कर सके। और इसीलिए हम देखते हैं कि इसके सारे के सारे मेंबर्स होते हैं द हुड के, वो उसकी यहाँ पे मदद करवा रहे होते हैं। और सटाना बोलती है कि ज़रा आराम से जेंटलमैन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कीमती सामान है, मैं नहीं चाहती कि ये सब टूट के यहाँ बिखर जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा कि सटाना को जो है द हुड यहाँ पे लेकर आया, तो अब मैडम एसक्यू जो है थोड़ा जेलस फील कर रही है और बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हारा वीक स्पॉट जो है वो औरतें हैं। और इस तरह बोलती है कि ओ वो रहे तुम, आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम लोगों ने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है एक साथ। तो बोलता है कि मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इस बारे में सोच के बताऊँगा, लेकिन तुमने तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर ली। तो बोलती है कि हाँ, हम लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि सटाना वहाँ पे सारे लोगों को बोलती है कि ठीक है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग जा रहे होते हैं और पीछे से वो लोग बातें बना रहे होते हैं, यार क्या मतलब है द हुड, क्या अब इसके ऊपर भी लाइन मारेगा, हम क्या करें यहाँ पे बैठ के खाली। तो द हुड बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। और सटाना उसका क्लॉक देखती है और बोलती है कि तुमने मेरी एडवाइस सुन ली है। तो बोलता है कि वो कैसे। तो कहती है कि मैं साफ देख रही हूँ कि ये वो क्लॉक नहीं है जो कि तुम मेरे स्टोर पे लेकर आए थे, इसके अंदर मैं कोई शक्ति को सेंस नहीं कर सकती हूँ। तो बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये वो वाला गाउन नहीं है, बल्कि क्रिम्सन काउल का जो है एक पुराना कॉस्ट्यूम है जिसको मैंने लिया है उधार पे ताकि मैं इससे जान छुड़वा सकूँ। तो बोलती है इसका मतलब ये है कि तुम अपने फॉलोअर्स के बीच अपना अपीयरेंस चेंज नहीं करना चाहते हो। तो बोलता है कि मैं क्या करूं, मतलब ये लोग जो हैं सिर्फ पावर को बिलीव करते हैं, अगर मेरे पास शक्ति नहीं होगी तो ये मेरे पीछे कभी भी नहीं आएंगे, जो मेरा रोब है इन लोगों के ऊपर वो कभी भी नहीं रहेगा। लेकिन तुम जानती हो कि मैं किस वजह से वो रियल चीज़ नहीं पहन रहा हूँ। तो बोलती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सटाना के साथ सारे के सारे सीक्रेट्स हमेशा महफूज रहते हैं, इसके बारे में कभी किसी को नहीं पता चलेगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो बोलता है कि ट्रस्ट की बात तुम मुझसे नहीं करो, क्योंकि आजकल की दुनिया में ट्रस्ट बहुत मुश्किल से मिलता है और मेरे बीच वो बहुत कम होता है। लेकिन मैं वैसे भी होप कर रहा था कि हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं। डरमा, मतलब तुम समझती हो कि मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ, वो जो है मेरे सामने फिर दोबारा आया था और वो भी बिना क्लॉक के, तो ये कैसे हो सकता है। तो सटाना बोलती है कि ज़रा एक मिनट खामोश हो जाओ, कुछ कहना नहीं, बस इस सर्कल में आगे खड़े हो जाओ। और वो उसको सर्कल में लाके खड़ा करती है और वो हम देखते हैं कि वहाँ पे अपना काला जादू वगैरह करना शुरू करती है और उससे पूछती है इसका मतलब ये है कि डरमामू बगैर क्लॉक के भी तुमसे जो है कांटेक्ट कर रहा है। तो बोलता है कि यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। तो वो पूछती है क्या तुमने क्लॉक के अलावा कोई और चीज़ वहाँ से हासिल करी थी जब तुम्हें वो चीज़ मिली थी, मतलब इसके अलावा कोई और सी चीज़। तो बोलती है कि हाँ, वो बूट्स भी हुआ करते थे जिनके ज़रिए मैं थोड़ा बहुत फ्लोट करने लग गया था, लेकिन मुझे बाद में महसूस हुआ कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उनको पहनना छोड़ दिया। तो बोलती है इसके अलावा ऐसी और कौन सी चीज़ें जो तुम्हें लग रहा है कि ये सब होने के बाद से तुम्हारे साथ बदल चुकी है, मतलब कुछ बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी में आए हो। पहले मुझे जो है इनविजिबल होने के लिए अपनी सांस को रोके रखना पड़ता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उस बारे में सोचता हूँ वो चीज़ हो जाती है। तो वो कहता है देखो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात क्या मकसद है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़वाऊँ, मुझे इससे अपनी जान छुड़वानी है, ये मेरे ऊपर अब हावी होते ही जा रहा है। तो सटाना बोलती है देखो इस बारे में मैं भी बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको तुम्हारे पास से कैसे भगाऊँ, मतलब उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी। तो अपने लोगों को बोलना कि यहाँ पे कोई भी नीचे ना आए मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मैं यहाँ पे बैठ के खामोशी से मेडिटेशन करूँगी और पता लगाने की कोशिश करूँगी कि तुम्हें कैसे इससे छुड़वाया जाए। और इसी तरह ब्रुकलिन में हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारा यानी कि द हुड की बीवी जो अपने घर की तरफ आ रही होती है कुछ सामान वगैरह लेके, लेकिन उसका सामान वगैरह वहाँ गिर जाता है, तो वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए वाइट फैंग आ जाती है और वो उससे थोड़ी बहुत बातचीत करती है, मतलब फेमिलियर होने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि द हुड के सारे लोग सिर्फ हॉस्टल में बैठ के खाना पीना कर रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि बाहर का वेदर कुछ ज़्यादा ही बदल गया है, अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ घर में मौजूद है, कहीं बाहर नहीं है। और कंट्रोलर बोलता है तो क्रिम्सन, मेरे ख्याल से द हुड ने इस वक्त तुम्हारा हुड पहना हुआ है, तो ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम्हारा क्लॉक भी कोई स्पेशल किस्म का क्लॉक है। तो बोलती है कि देखो मुझ पर जो है तुम लाइन मारने की कोशिश ना करना कंट्रोलर, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी बात का जवाब नहीं देने वाली हूँ। मतलब हम देख रहे हैं कि कंट्रोलर ने यहाँ पे इस बात को पता लगा लिया है कि ये हुड जो है वो डिफरेंट हुड है, वो वाला नहीं है जो कि पहले वो पहना करता था। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे द हुड कंट्रोलर के पास आता है सीधा और बोलता है कि कंट्रोलर मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तो बोलता है कि अच्छा वो अच्छी खबर तुम्हारी क्या हो सकती है। तो बोलता है कि मेरे लोगों ने स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के अंदर से कुछ चीज़ें हासिल करी हैं, इनको क्रिस्टल कॉइल्स के नाम से जाना जाता है और ये तुम्हारी स्लेव डिस्क बनाने में तुम्हें मदद देंगी। मेरे ख्याल से तुम इनको लैब के अंदर टेस्ट कर सकते हो और इससे कुछ अच्छा बना ही सकते हो। तो कंट्रोलर को जैसे ही मिलती हूँ बोलते हैं कि अरे यार ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब मुझे बिल्कुल यही चीज़ चाहिए थी, आखिरकार तुम्हें ये सब मिली कहाँ से। तो बोलता है कि तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं कहाँ से मिली कहाँ से नहीं, तुम जाके विजिट के साथ इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर सकते हो, मेरे ख्याल से तुम दोनों मिलके कुछ अच्छा इससे बना ही सकते हो। और वहीं पे द हुड आता है जॉन की तरफ और बोलता है कि जॉन आखिरकार तुम्हारे ग्लास में क्या है। तो बोलता है कि तुम खुद सूंघ सकते हो, तो बता दो इसके अंदर क्या मौजूद है। और वहीं पे हम देखते हैं कि द हुड उसके पास आके बैठता है और जॉन पूछता है तो बताओ अब हमारा एजेंडा क्या है, हमें करना क्या है। तो बोलता है कि ये जो चीज़ मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ ये तुम में से कुछ लोगों को ही कंसर्न करेगी, मतलब मोस्टली तुम में से कुछ लोग जो हैं पिछली रात जेल में गुजर कर आए हैं, एक्सेप्ट ग्रिफिन, क्योंकि उसको तो मैंने गोली मारी थी और इस वक्त वो हील हो रहा है, तो अब हमारे पास तुम्हारी टीम के एक मेंबर कम हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम में से और 2-3 लोग कम होने वाले हैं, और ये इडियट जो कि अपने आप को फोर्स बुला रहा है इसको मेरे को सवालों का जवाब देना ही होगा, मतलब मैं इसको जो इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता हूँ। तो वो बोलते हैं सब लोग कि हम लोग आखिरकार इसको ढूंढेंगे कहाँ। तो बोलता है कि विज़र्ड ने जो है उसके
प्रीसेंट हाउसेस के ऊपर नजर रखने की कोशिश करी है। और हमें पता चला है कि फोर्स आज रात जो है वो पुलिस वालों के साथ काम करने वाला है। और उसमें हमें ये पता चला है कि वो लोग दरअसल आज शॉकर को पकड़ने वाले हैं, क्योंकि शॉकर एक आदमी से डील कर रहा है जो कि पुलिस वालों के साथ मिला, लेकिन उसको ये बात नहीं पता है। और मेरे ख्याल से हमारे लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, जब सारे लोग एक साथ हो हम जाके उसको दबोच लेंगे और हमें जो उससे पूछताछ करनी है वो कर सकते हैं। इसके जरिए हम उन पुलिस वालों के ऊपर अपना बदला निकाल लेंगे। तो तुम बॉयज क्या कहते हो? और इस तरह हम लोग रात में शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे शॉकर से मिलने के लिए एक आदमी आया होता है, उसको पेमेंट वगैरह दे रहा होता है और बोलता है क्या ये पेमेंट पूरी की पूरी है? तो बोलता है कि सर इस बारे में मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ ये लाने के लिए कहा गया था और मैं वही कर रहा हूँ। तो शॉकर बोलता है ठीक है मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात। और इस तरह वो वहाँ से आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन अगले पल उसको चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं और बोलते हैं कि सीधे ग्राउंड पे लेट जाओ, आगे भागने की कोशिश भी मत करना। तो शॉकर बोलता है कि स्क्रू डैड, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों के सामने मैं हार मानूंगा? अब तुम लोग तैयार हो जाओ एक अच्छे मुकाबले के लिए। लेकिन इससे पहले कि उसके ऊपर वो अटैक कर पाए, वहीं पे हम देखते हैं कि फोर्स आता है उसके ऊपर, फोर्स फील्ड से अटैक करना शुरू करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि शॉकर और फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। और यहीं पे पुलिस वाले आते हैं, उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस आदमी को वहाँ से फौरन बाहर निकालते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो लोग पुलिस वाले फोर्स की मदद करने के लिए शॉकर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, तो वहाँ से दूसरे पल द हुड और उसके सारे लोग आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, यानी शॉकर की मदद करने के लिए। और द हुड बोलता है कि शॉकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुके हैं। शॉकर बोलता है कि ये हुई ना बात। और इस तरह हम देखते हैं कि फील्ड ड्राइवर वगैरह आके वहाँ पे फोर्स से लड़ना शुरू करते हैं, उन पुलिस वालों को मार रहे होते हैं। जॉन यहाँ पे जो गोलियां उनके ऊपर बरसा रहा होता है और बोलता है कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि उस दिन तो हम लोग शराब के नशे में थे, लेकिन अब हम पूरे अपने होश के अंदर हैं। और द हुड बोलता है कि मिस्टर फियर, हम लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली है, तो मेरे ख्याल से वो गैस छोड़ने का इससे अच्छा मौका कोई और हो नहीं सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि द फियर नाम का एक विलन होता है, वो सबके ऊपर अपनी गैस छोड़ता है। और इसकी गैस आप समझ लीजिए जैसे बैटमैन का डीसी में स्केयर क्रो है जो कि अपनी गैस के जरिए लोगों को डराता है, इसी तरह जब वो गैस लोगों के अंदर जाती है तो उसको द हुड वगैरह सब अजीब व गरीब दिख रहे होते हैं। और पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम तो एक काइंड के मॉन्स्टर हो, तुम कहाँ से आए हो डीमन, तुम तो बिल्कुल जहन्नुम वाले लग रहे हो। लेकिन द हुड उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि फोर्स के ऊपर वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अकेला हो चुका होता है और शॉकर इसी बात का फ़ायदा उठाता है और उसके ऊपर अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि शॉकर और फील्ड ड्राइवर जो होते हैं उनका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है और बोलते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है फोर्स की मदद करने के लिए द वाइट फैंग आ जाती है। मतलब आपको पता है कि द वाइट फैंग तो मौका ढूंढ ही रही थी और उसको ये मौका मिला, तो उसने बोला ठीक है अब तुम दोनों भी गिर चुके हो, क्योंकि ये सोनिक एडजस्टमेंट्स मैंने तुम लोगों की बॉडी के खास तौर के लिए करी है। इसमें ऐसी फ्रिक्वेंसीज हैं जिसके जरिए तुम लोग कुछ देर के लिए अब उठ नहीं पाओगे। लेकिन व्हाइट फैंग आज यहाँ पे तुम लोगों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बॉस से लड़ने के लिए आई है। तो द हुड बोलता है कि लेडी, तुम जानती हो कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तुम्हारी मैंने क्या हालत करी थी। और वहीं पे हम देखते हैं व्हाइट फैंग बोलती है कि मैं उस बारे में कभी भी नहीं भूलती हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था, और उनके बारे में भी नहीं जिनसे मैं प्यार करती थी, तुमने उनके साथ क्या करा है। और मेरे ख्याल से अब तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम उनसे प्यार करते हो तो उनके साथ क्या हो सकता है। और इस तरह वो द हुड को यहाँ पे दिखाती है कि किस तरह से उसने बीवी बच्चों को उसके कैद कर लिया है, मतलब उसकी नज़र उनके ऊपर है। और ये देख के द हुड बिल्कुल परेशान हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड।